हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल दिल छू लेने वाली स्टोरीज में स्वागत है। आप सुन रहे हैं लेखिका नवजोत कौर द्वारा लिखित कहानी तड़प तेरे इश्क की। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सुहाना मन ही मन ठान लिया था कि वो अब फिर से प्रशांत को अपना बनाकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यही सब सोचते हुए वो ऑफिस जाने के लिए निकल गई थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानती थी, लेकिन इतना जरूर था है कि जो भी उसके दिमाग में चल रहा था वो बहुत खतरनाक चल रहा था। उसने पक्का मन बना लिया था आराध्या को प्रशांत की जिंदगी से दूर करने का, उसके जिंदगी से बाहर निकलने का, ताकि वो उसकी जिंदगी में दोबारा शामिल हो सके। लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब वो चाहे भी तो भी प्रशांत को अपना नहीं बना सकती, क्योंकि आराध्या तो प्रशांत के रोम रोम में बस चुकी है। वो तो उससे सच्चा प्यार करती है, प्यार के सही मायने उसी ने उससे समझाए हैं उसको। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले दोनों को अलग नहीं कर सकता। बाकी सुहाना अपनी चाल में कितना कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो वो हर हाल में प्रशांत से पहले ऑफिस पहुंचना चाहती थी। प्रशांत और आराध्या अपनी प्यार भरी बातों में डूबे हुए ऑफिस जा रहे थे। उधर सैम और बाकी सब भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सैम अपनी गाड़ी में था। कुहू ने जिद की कि वो भी सैम के साथ ही बैठेगी, तो मजबूरन हिमांशी को भी सैम के साथ ही बैठना पड़ा। जबकि पखुंडी और कुमुद दूसरी गाड़ी में थे। कुमुद तो इस बात पर बहुत खुश थी कि हिमांशी सैम के साथ है। इसी बहाने दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा। जितना साथ रहेंगे उतना दोनों के लिए अच्छा है, और खासकर कुहू के लिए। बस यही सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उधर कुहू अपने बचपने से अपनी प्यारी प्यारी बातों से सैम का मन मोह रही थी। जितना वो कुहू के साथ समय बिता रहा था उतना ही उसे अटैच होता जा रहा था, और यही हाल कुहू का था। पता नहीं कौन सा अनकहा सा अनजना सा रिश्ता था दोनों के बीच, जो कि दोनों के बीच बन गया था, जिसे दोनों ही नहीं समझ रहे थे। फिलहाल तो हंसी खुशी ये सफर कट रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुहाना ऑफिस पहुंच गई थी, और जैसा कि वो चाहती थी वो प्रशांत के आने से पहले ऑफिस पहुंचे, ठीक वैसा ही हुआ। सुहाना ऑफिस पहुंचती है और फटाफट से प्रशांत के केबिन में जाती है। आज वो हर चीज को वैसे कर रही थी जो प्रशांत को पसंद थी। सबसे पहले तो वो उसके केबिन में जाकर उसके टेबल पर रखी अस्त-व्यस्त फाइलों को सही से रखती है। उसके फेवरेट फ्लावर को फ्लावर वास में लगाती है। जितने भी पेन बिखरे हुए थे सबको पेन स्टैंड में रखती है। हर एक चीज परफेक्ट जैसा कि प्रशांत चाहता था, और फिर वो बड़ी अदा से वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। वो जानबूझकर वो सब चीजें कर रही थी जो वो कभी पहले किया करती थी, ताकि प्रशांत की पुरानी यादें ताज़ा हो और उससे याद आए कि वो उसका पहला प्यार है। बाकी देखना ये होगा कि उसकी ये हरकतें प्रशांत पर कितना असर करती है। कुछ ही देर में प्रशांत और आराध्या भी ऑफिस पहुंच गए थे। दोनों ही अब आज की मीटिंग की बातें करते हुए अपने केबिन में जा रहे थे, जहां सुहाना पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। प्रशांत आगे था और आराध्या उसके पीछे। प्रशांत जैसे ही केबिन के अंदर जाता है तभी सुहाना एकदम से खड़े होते हुए गुड मॉर्निंग प्रशांत, वो अपने खुले बालों को कान के पीछे करते हुए बोलती है। वही उसकी ये हरकत और अदा देखकर प्रशांत और आराध्या दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि इसे क्या हुआ। खैर वो दोनों अंदर आते हैं। सुहाना झट से प्रशांत के सामने दिखावा करते हुए, प्रशांत ये देखो, मैंने तुम्हारा टेबल क्लीन कर दिया है, सारी फाइलें सही से रख दी है, और ये देखो तुम्हारे फेवरेट फ्लावर पसंद है ना तुम्हें, याद है मुझे अच्छे से। वो जानबूझकर ये सब कर रही थी ताकि प्रशांत को बीते दिनों की याद आए, उसे वो पल याद आए जब सुहाना उसके साथ थी, जब वो उससे प्यार करता था। लेकिन सुहाना को नहीं पता था कि अब इन चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी है, और सुहाना का असली चेहरा प्रशांत देख चुका है। और फिर सुहाना का एक मकसद ये भी था कि अगर वो अपनी और प्रशांत की बीती जिंदगी की बातें करेगी तो आराध्या के तन बदन में आग लगेगी, और हो सकता है कि उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए और आराध्या खुद ही प्रशांत को छोड़कर चली जाए, जो कि वो चाहती थी। उधर हिडन कैमरे के जरिए आकाश सुहाना को देख रहा था, लेकिन उसको ये था कि सुहाना फिर से प्रशांत का भरोसा जीतने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब सुहाना मन ही मन कुछ और फैसला कर चुकी है। अब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, आकाश के बारे में नहीं। प्रशांत अपने दोनों हाथ बांधे सुहाना को ही देख रहा था, जो कि कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, कभी उसे कुछ बता रही थी, और आराध्या भी वही खड़ी थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था सुहाना की बकवास से, क्योंकि उसे प्रशांत पर पूरा भरोसा था। इससे पहले कि प्रशांत कुछ बोलता तभी सुहाना और भी ज्यादा चाहते हुए, कैसा लगा प्रशांत तुम्हें ये सब, वो उससे पूछती है, इस उम्मीद में कि अब तो प्रशांत उसकी तारीफ करेगा।
उससे अच्छे से बात करेगा और कहेगा कि हाँ ये सब उसे बहुत पसंद आया। लेकिन प्रशांत उसकी रग रग से वाकिफ था। अगले ही पल वो बोलना शुरू करता है, पसंद कब बदल जाए मिस सुहाना क्या पता चलता है। अब मुझे ये फ्लावर्स पसंद नहीं है। वो उन फ्लावर्स को कूड़ेदान में फेंकते हुए बोलता है। और रही बात इस टेबल की साफ सफाई की, तो मुझे अब साफ सफाई से भी कोई मतलब नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। और सबसे बड़ी बात, डोंट कॉल मी प्रशांत। मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो तुम मुझे प्रशांत प्रशांत बोल रही हो। ऑफिस में हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तो अपनी हद में रहो। और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि मारने की विश करो तो सबको करो। तुमने अपने एक बॉस को गुड मॉर्निंग बोला और दूसरे को नहीं। ये तो गलत है। वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलता है। सुहाना उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाती। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है सुहाना, मैं आराध्या की बात कर रहा हूँ। ये न सिर्फ मेरी मंगेतर है बल्कि इस ऑफिस की पार्टनर भी है। जितना हक मेरा इस ऑफिस पर है उतना ही आराध्या का भी है। और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी होने वाली वाइफ को इग्नोर करो या उसकी रिस्पेक्ट ना करो। ये सुनकर तो सुहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ वो सोच रही थी कि प्रशांत को आसानी से वापस पहले जैसा कर देगी। लेकिन यहाँ तो प्रशांत आराध्या से शादी करने तक का फैसला किए बैठा है और यहाँ तक कि उसे अपनी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी दे रहा है। जिस प्रॉपर्टी के लिए सुहाना ये सब कर रही है वो इतनी आसानी से आराध्या को मिल रही है। नहीं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। वो मन ही मन बोलती है, वो भी बहुत गुस्से से। अब तुम बाहर जाकर अपना काम करो। इतना कहकर प्रशांत अपना फोन उठाता है और अंदर 2 कप कॉफी भेजने के लिए बोलता है और फिर दूसरी तरफ चला जाता है। सुहाना अभी भी वही खड़ी हैरानी से प्रशांत को देख रही थी। तभी आराध्या उसके पास आते हुए, तुमने सुना नहीं कि प्रशांत ने क्या कहा? और वैसे भी जो तुम ये सब करने की कोशिश कर रही हो ना सुहाना, इन चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी है और तुम चाहकर भी प्रशांत को अपना नहीं बना सकती, क्योंकि सच्चा प्यार मैं उससे करती हूँ और वो मुझसे। तुम्हारी कोई जगह नहीं है हम दोनों की जिंदगी में, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलती फिरती नजर आओ। वो भी गुस्से से बोलती है और फिर प्रशांत के पास चली जाती है। उधर आकाश हिडन कैमरे में से सब कुछ देख रहा था। वो सुहाना को देखकर इरिटेट होते हुए, इस लड़की से एक काम नहीं होता, ये क्या फालतू का ड्रामा कर रही है। वहां पर हिडन कैमरा लगा है तो उसके पास जाकर काम की कुछ बात करें, आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें ताकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन नहीं, इसको तो ये वो फूल लगाने हैं, ये पत्तियां लगानी है, ये स्टूपिड सी फाइलें सही से रखनी है। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। शायद मैंने इस पर भरोसा करके ही गलती कर दी। वो बेहद गुस्से से ये सब बोल रहा था और उसके बाद वो झट से सुहाना को फोन करता है। आकाश की कॉल देखकर सुहाना भी चुपचाप केबिन से बाहर निकल जाती है और दूर जाकर उससे बात करने लगती है। जैसे ही सुहाना फोन उठाती है तब आकाश उस पर बरसते हुए, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये सब क्या ड्रामा कर रही हो? प्रशांत के आसपास घूमने का, उसके लिए फूल पत्तियां लगाने का? तुम्हें किस काम के लिए भेजा है वहां पर? ये करने भेजा है तुम्हें वहां पर मैंने कि तुम प्रशांत का ख्याल रखो, उसके केबिन का ख्याल रखो, नहीं ना? जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन हासिल करो, कुछ ऐसी बातें करो जिससे कि प्रशांत मजबूर हो जाए अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बात करने के लिए। समझी तुम? इतना कहकर वो सुहाना की बात सुने बिना ही फोन कट कर देता है। सुहाना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, एक आराध्या पर और एक आकाश पर। वो मन ही मन कुछ गहरा सोचते हुए, मुझे लगा था कि ये लड़की सीधी तरह मान जाएगी और यहाँ से चली जाएगी, पर नहीं। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे प्रशांत खुद ही इसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दे। कुछ सोच सुहाना, कुछ सोच, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। मन ही मन ये सब सोचते हुए वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और काम करने लगती है। अंदर केबिन में आराध्या अपने केबिन में थी, तभी प्रशांत 2 कप कॉफी लेकर उसके पास जाता है। आराध्या का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था, जो कि उसके चेहरे से भी पता चल रहा था। प्रशांत कॉफी का कप उसके सामने रखते हुए, क्या बात है, मेरी सरकार का चेहरा इतना गुस्से वाला क्यों हो रखा है? ये सुनते ही आराध्या घूरकर उसकी तरफ देखते हुए, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वो छिपकली बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है, बार बार तुम्हें रिझाने की कोशिश करती है और तुम पता नहीं क्यों उसे ऑफिस में रख कर बैठे हो। निकाल बाहर क्यों नहीं करते उसे अपनी लाइफ से? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक तरफ तो तुम मेरे साथ आगे बढ़ चुके हो, मुझसे बेहद प्यार करते हो, जो कि मैं जानती भी हूँ और मुझे कोई शक नहीं है तुम पर, लेकिन फिर तुम अपने अतीत को अपने साथ लेकर क्यों चल रहे हो? देखो, मुझे गलत मत समझना प्रशांत, मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ।
बाद में मेरा दिल टूटे उससे अच्छा तुम मुझे अभी बता दो जो कुछ भी बताना है। ये कहते हुए उसका गला रूंध जाता है। बस इतना काफी था प्रशांत को बेचैन करने के लिए। वो झट से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, पागल हो क्या तुम, जो कुछ भी सोचे जा रही हो। अभी तुमने बोला कि तुम्हें मुझ पर पूरा ट्रस्ट है और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और रही बात सुहाना की, तो ये चैप्टर मैं बहुत जल्दी क्लोज करने वाला हूं। तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। बस मेरा साथ छोड़ने की बात मत करना, वरना मैं मर। वो अभी इतना ही बोला था कि तभी आराध्या एकदम से अपना हाथ उसके होठों पर रखते हुए, पागल हो तुम, जो कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। हटो तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वो उसे दूर धक्का देते हुए बोलती है और फिर गुस्से से वहां से उठकर दूसरे केबिन में चली जाती है। प्रशांत झट से उसके पीछे जाते हुए, आराध्या ये गलत बात है, अभी तो तुम वहां बैठकर नाराज हो रही थी, अब तुम इधर आ गई। यार ऐसे मत करो प्लीज, एक जगह बैठकर नाराज हो ताकि मैं तुम्हें आराम से मना सकूं। मैं इधर से उधर नहीं हो सकता और फिर मुझे मीटिंग की तैयारी भी करनी है, और मेरी मीटिंग तभी अच्छी जाएगी जब मेरी प्यारी सी आराध्या की प्यारी सी स्माइल वापस आएगी। प्रशांत एकदम बच्चों के जैसा बिहेव करते हुए बोल रहा था और बेहद प्यारा लग रहा था। उसका अंदाज देखकर, उसकी हालत देखकर आराध्या को हंसी आ जाती है और वो एकदम से खिलखिलाकर हंसते हुए, क्या यार प्रशांत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें परेशान कर रही थी, बाकी मुझे सुहाना छिपकली से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर रहे या कहीं भी रहे, आई डोंट केयर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, वो कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है। बस फिर क्या था, प्रशांत एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए, अच्छा जी, बहुत मस्ती सूझ रही है तुम्हें, कुछ ज्यादा ही शैतान नहीं होती जा रही तुम। वो उसके गाल खींचते हुए बोलता है। बदले में आराध्या अपनी बांहें उसके गले में डालते हुए, अभी तुमने मेरी शैतानियां देखी कहाँ है, एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपनी सारी शैतानियां दिखाऊंगी। ये कहते हुए वो उसके सीने से लग जाती है और प्रशांत भी कसकर उसे अपने आगोश में समा लेता है। कितने खूबसूरत लम्हे थे दोनों के लिए, ये तो बस वही जानते थे। खैर इसके बाद दोनों दोपहर को होने वाली मीटिंग की तैयारी करने लगते हैं। और तैयारी करते करते दोपहर कब हो जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ सैम और पंखुड़ी भी अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। फिलहाल तो दोनों पंखुड़ी के घर पर ही थे, क्योंकि सैम हिमांशी और कुहू को घर छोड़ने तक आता है और फिर हिमांशी के कहने पर घर के अंदर भी आता है। तब तक सर्वेंट ने लंच रेडी कर दिया था। वैसे भी लंच का समय हो ही रहा था तो सब लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। लंच करने के बाद सैम वहां से उठाते हुए, अब इजाजत दीजिए मैं चलता हूं। उसकी बात सुनकर कुमुद एकदम से, क्या चलता हूं, कहाँ जाओगे तुम, वो उससे सवाल करती है। सैम, आंटी वो मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, मैं उसके घर पर रहूंगा और नहीं तो मैं किसी होटल में चेक आउट कर लूंगा। वो उसको बताते हुए बोलता है, पर कुमुद कहाँ मानने वाली थी, उसने तो पहले ही सोच लिया था कि वो सैम को कहीं नहीं जाने देगी। वो तुरंत सैम को मना करते हुए, नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए आउट हाउस को खाली करवा दिया है और अच्छे से साफ सफाई भी करवा दी है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, और ये मेरी रिक्वेस्ट है। हिमांशी तुम बोलो ना इसको, वो हिमांशी से भी रिक्वेस्ट करने को बोलती है। हिमांशु और पंखुड़ी को भी कुमुद की बात सही लगती है, आखिर सैम ने उनके लिए इतना किया था तो वो बदले में उसके लिए इतना तो कर ही सकते थे। हिमांशी भी झट से उसको रोकते हुए, रुक जाए ना प्लीज, मम्मी इतना बोल रही है तो प्लीज, और फिर कुहू भी आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगी, रुक जाए प्लीज, वो भी उससे रिक्वेस्ट करती है। अब जहां इतने सब लोग रिक्वेस्ट करें तो वहां भला सैम कैसे मना कर सकता था। आखिर वो हार मानते हुए, ठीक है आंटी अब आप इतना कह रही है तो बट प्लीज मैं इसका रेंट पे करूंगा। अब इस बात पर आप कुछ नहीं कहेगी। अगर मैं होटल में रहता तो भी वहां पर पैसे देता ना, सो प्लीज इस चीज के लिए आप मना नहीं करेंगी भी, मैं यहां पर रुकूंगा वरना नहीं। वो भी अपने मन की बात कह देता है। अब जहां सैम ने उनकी इतनी बात मानी थी तो कुमुद को भी उसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा दिल करे, लेकिन रहोगे तुम यही, रहना खाना पीना यही। हिमांशी तुम जाओ, सैम को आउट हाउस तक छोड़कर आओ और उसको कमरा भी दिखा देना, वो हिमांशी को बोलती है। पर तभी कुहू हिमांशी को कसकर पकड़ लेती है, ये कहकर कि उसे बहुत नींद आ रही है। पंखुड़ी एकदम से, दीदी आप उसको सुला दीजिए, सैम को आउट हाउस तक मैं छोड़ आती हूँ। उसके बाद सैम पंखुड़ी को अपने साथ आने का इशारा करते हुए, आओ। वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। सैम उसकी तरफ देखकर, मिस पखुंडी हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा क्या विचार है।
पनखुली हल्का सा मुस्कुरा कर, सबसे पहले तो तुम मुझे सिर्फ पनखुली कहोगे ना, तब भी चलेगा, इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, अब हम दोस्त हैं राइट। वो मुस्कुराते हुए बोलती है। बदले में सैम भी मुस्कुरा देता है। इसके बाद दोनों आउट हाउस के अंदर जाते हैं। पखुई जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी वहां पर एक मोटा सा चूहा उसे नजर आता है और वो एकदम से चिल्ला पड़ती है और डर के मारे सैम से लिपट जाती है, जिससे सैम संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। वो नीचे और पखुई उसके ऊपर। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।